सिद्धार्थ रणधीर से बात करने के बाद अपने घर के पीछे बनाए जा रहे तालाब को देखने चला गया, जहां उसके पिता महेश मिट्टी निकाल रहे थे। जैसे ही वो वहां पहुंचा, वहां बांस की झाड़ी ने उसे आवाज दी। अगर मैं गुल्लू और रॉकी की तरह चल फिर नहीं सकता, तो मेरा हालचाल लेने की जरूरत ही नहीं समझते, याद ही नहीं करते कभी। सिद्धार्थ उसकी आवाज सुनकर एकदम से ठिठक गया और उसे एकदम से याद आया कि जिंदगी की इस आपाधापी दौड़ में वो उसे सच में एकदम भूल गया था। वो तुरंत घूमकर उसके पास गया और उसकी नर्म मुलायम पत्तियों को सहलाते हुए उसे मक्खन लगाते हुए बोला, याद उन्हें किया जाता है जिन्हें हम कभी भूलते हैं। तुम तो मेरे दिल में समाये हुए हो। चलो चलो, मक्खनबाजी बंद करो, मैं सब समझता हूँ। उस लाल पांडा का नाम गुल्लू रख दिया और उस भेड़िए का नाम रॉकी। अगर कोई मेरा पूछे तो क्या बताओगे? बांस की झाड़ी। वो बांस का पौधा रुआंसा होकर बोला। उसके इस तरह से कहने के बाद सिद्धार्थ ने सोचा, हाँ यार, इसका नाम तो सच में मैंने कुछ नहीं रखा है। और फिर वो बात संभालते हुए बोला, उन लोगों का तो मैंने देसी नाम रखा है, तुम्हारे लिए मैंने अंग्रेजी नाम सोच रखा है। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा, बताओ भी, तब मुझे पता चले। बांस के पौधे ने उसे जवाब दिया। सिद्धार्थ ने उसके लिए कोई नाम नहीं सोच रखा था, लेकिन जब उसने अचानक से पूछ लिया तो वो बात संभालते हुए बोला, आज से तुम्हारा नाम बैम्बू। कैसा लगा, बताओ जरा? बहुत अच्छा, कहते हुए वो बांस की झाड़ी बिना हवा के झूम गई। जब वो दोनों बात कर रहे थे, तभी महेश ने सिद्धार्थ को आवाज दी, वहां क्या कर रहे हो? पिताजी, मैं बैम्बू से बातें कर रहा हूँ, सिद्धार्थ ने वहां से उठते हुए जवाब दिया। महेश ने समझा कि वो अपना मन बहलाने के लिए पौधों से बातें कर रहा है, और उधर बैम्बू ने सोचा कि अपने पिता द्वारा पूछे जाने पर उसने उसका असली नाम बताया है, और वो अब और भी ज्यादा खुश हो गया। उससे बाद में मिलने की बात बोलकर सिद्धार्थ अपने पिता की तरफ बढ़ गया और तालाब की खुदाई देखते हुए उनसे बातें करने लगा। कुछ देर बाद उसने अपने पिता से फावड़ा मांगा कि वो उन्हें दे दे, जिससे कि वो खुदाई करे, लेकिन उन्होंने उसकी खराब तबीयत का हवाला देकर मना कर दिया और उसे जाकर आराम करने को कहा। सिद्धार्थ ने वहां से अपने पिता को जल्दी आने को कहा, क्योंकि रात हो चुकी थी। वो आकर अपने बिस्तर पर बैठ गया और अपना फोन निकालकर उस पर रेडियो की कहानियां सुनने लगा और चैन से लेट गया। लेकिन उसका ये चैन शायद ज्यादा दिनों तक बरकरार रहने वाला नहीं था। दिल्ली से एक नई मुसीबत, वो किलर अरुणाचल प्रदेश के लिए रवाना होने की तैयारी कर रहा था। थोड़ी देर कहानियां सुनने के बाद सिद्धार्थ ने फिर से रिया का नंबर डायल किया, लेकिन अभी भी उसका नंबर बंद ही बता रहा था। सिद्धार्थ को यह थोड़ा सा अजीब लगा, क्योंकि जब से वो रिया से मिला था, तब से ये पहला मौका था कि रिया का फोन बंद आ रहा था, इसलिए ये उसे थोड़ा परेशान करने लगा था। फिर उसने अमन का नंबर डायल किया, लेकिन अमन का नंबर भी बंद आ रहा था। अब उसकी चिंता और बढ़ गई थी, लेकिन फिर उसे पेमा याद आया कि शायद पेमा उसके साथ हो, इसलिए उसने पेमा का नंबर डायल किया और पहली घंटी में ही पेमा का फोन उठा और उधर से उसकी आवाज आई, हाँ सिद्धार्थ बाबू, कैसे हैं? तबीयत कैसी है आपकी? मैं एकदम ठीक हूँ पेमा भाई, आप बताओ, नौकरी करना शुरू किया कि नहीं? सिद्धार्थ ने उससे बात को गोलमोल करते हुए सवाल किया। हाँ, आज सुबह से ही शुरू किया है ना, पेमा ने उसे जवाब देते हुए कहा। कहाँ हो अभी? अब तो घर आ गए होगे। सिद्धार्थ ने पेमा से रिया के बारे में डायरेक्टली पूछना उचित नहीं समझा। नहीं सिद्धार्थ बाबू, अभी मैडम और अमन सर इधर कहीं मीटिंग के लिए आए हैं, कोई बहुत बड़े प्रोजेक्ट के लिए। मैं इधर पार्किंग में उनका वेट कर रहा हूँ। सिद्धार्थ के सवाल पूछने के बाद पेमा ने उसे जवाब देते हुए कहा, लेकिन इतनी रात? इससे पहले कि सिद्धार्थ की बात पूरी होती, पेमा ने उसकी बात काट दी। मैं मैडम का पर्सनल ड्राइवर हूँ, तो मैं जब भी उन्हें कहीं जाना होगा लेकर जाऊंगा। पेमा ने थोड़ा उत्साह भरी आवाज के साथ उन्हें जवाब दिया। सिद्धार्थ को यह तो पता चल चुका था कि रिया और अमन मीटिंग में है, लेकिन उनका फोन क्यों बंद है? ये जानकारी निकालने के लिए उसने अगला पासा फेंका। अरे तो जाकर कहीं घूम आओ, पार्किंग में क्यों बैठे हो? रिया मैडम आएंगी तो आपको फोन कर लेंगी। कैसे फोन करेंगी सिद्धार्थ बाबू? कोई बहुत हाई प्रोफाइल मीटिंग है, इसलिए मोबाइल फोन वहां ले जाना मना था, वो फोन यहीं रख कर गई है। उनका और अमन सर का फोन दोनों मेरे सामने बंद पड़ा है। उसकी बात सुनने के बाद पेमा ने जवाब देते हुए कहा। जब सिद्धार्थ को यह एहसास हो गया कि रिया किसी मुसीबत में नहीं है, बल्कि मीटिंग की वजह से उसका फोन बंद आ रहा है, तो वो थोड़ा सा निश्चिंत हो गया और पेमा को
बाद में बात करता हूँ बोलकर उसने फोन काट दिया। उसका फोन कटने के बाद पेमा मुस्कुराते हुए अपने आप से बोला, सिद्धार्थ बाबू को लग रहा होगा कि मुझे पता ही नहीं चलेगा कि उन्होंने फोन क्यों किया था। और मुस्कुराते हुए वो कार के अंदर ही सीट पीछे करके लेट गया। थोड़ी देर बाद रिया और अमन की मीटिंग खत्म हो चुकी थी और वो दोनों अपनी कार की ओर बढ़ रहे थे। उनके चेहरे पर फैली खुशी ये बयां कर रही थी कि मीटिंग सफल रही। वो दोनों कार के पास आ गए। पेमा ने उतरकर दरवाजा खोला और दोनों कार में बैठ गए और वहां से निकल गए। उनकी कार ईटानगर की शानदार सड़कों पर पूरी रफ्तार के साथ भागी जा रही थी। तभी रिया के नंबर पर सिद्धार्थ के मिस्ड कॉल होने का मैसेज उभरा और उसने अपनी खुशी बताने के लिए सिद्धार्थ को तुरंत फोन किया। गुल्लू को पत्तियां खिला रहे सिद्धार्थ ने फोन बजने पर जब उठकर देखा तो वो रिया का नंबर था। उसने बिना देरी किए हुए फोन उठाया और उधर से रिया की खिलखिलाती हुई आवाज आई, कैसे हैं सिद्धार्थ जी, फोन किया था आपने? हाँ मैडम, किया था, सिद्धार्थ ने जवाब दिया। कोई जरूरी काम था या फिर ऐसे ही? रिया ने फिर से सवाल किया। हाँ काम था, लेकिन आप किसी मीटिंग में थे। कैसी रही आपकी मीटिंग? सिद्धार्थ ने रिया से सवाल पूछा। मीटिंग बहुत अच्छी रही सिद्धार्थ जी, मेरी उम्मीदों से ज्यादा बेहतर रिजल्ट मिला मुझे, रिया ने उत्साह भरी आवाज में जवाब दिया। हम कल शाम को राजस्थान के लिए निकल रहे हैं। हमारी कंपनी को वहां आयुर्वेदिक कंपनी डालने के लिए फंड ग्रांट हुआ है। रिया ने आगे जैसे ही ये कहा, दूसरी ओर फोन पर सिद्धार्थ का चेहरा उतर गया। उसने बुझे हुए मन से रिया को बधाई देते हुए कहा, बहुत बहुत बधाई मैडम। फिर रिया ने आगे बोलना शुरू किया। हमारी कंपनी ने पूर्वोत्तर में पहले ही अच्छा खासा कस्टमर बेस बना लिया है और वहां कंपनी डालने के बाद हम पश्चिम और उससे जुड़े राज्यों में अपनी सप्लाई करने लगेंगे। रिया लगातार बोले जा रही थी और दूसरी ओर सिद्धार्थ उसकी बातें सुनते हुए जा रहा था। लेकिन अमन को यह रास नहीं आ रहा था और वो सोच रहा था, रिया अपनी कंपनी के अंदर की बात किसी आम किसान को क्यों बता रही है? वो पहले ही सिद्धार्थ को लेकर थोड़ा सशंकित रहता था, लेकिन जब से वो हॉस्पिटल में मरने के बाद जिंदा हो गया था, उससे अमन का शक और बढ़ गया था। भले ही सिद्धार्थ बहुत अच्छा लड़का हो, लेकिन उसका कोई ना कोई राज जरूर है। काफी देर तक बात करने के बाद रिया सिद्धार्थ से बोली, सिद्धार्थ जी, इस काम को आगे बढ़ाने में आपकी जड़ी बूटियों की खोज और परख वाली क्षमता की जरूरत होगी। जरूर मैडम, सिद्धार्थ ने जवाब दिया और फोन कट गया था। फोन कटने के बाद अमन ने रिया की ओर देखते हुए बोला, मैम, हम एक बात कहना चाहते हैं आपसे। बोलो, रिया ने बिना उसकी तरफ देखे जवाब दिया। मैम, भले ही सिद्धार्थ जी बहुत अच्छे आदमी हैं, लेकिन कंपनी के अंदर की बात बताना शायद हमारे लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। अमन ने रिया को समझाते हुए कहा, तुम्हारा कहना ठीक है अमन, लेकिन सिद्धार्थ की लाई हुई पुरानी जड़ी बूटियों की वजह से ही हमारा कारोबार आगे बढ़ा है। ये बात ध्यान में रखना कि दादाजी को लकवा मारने के बाद हमारी कंपनी की क्या हालत थी और उनके ठीक होने के बाद क्या हालत है। रिया ने अमन की बात का जवाब देते हुए कहा और फिर बात आगे बढ़ाते हुए बोली, अगर वो 2-3 महीने और बिस्तर पर पड़े रहते तो शायद हम अब तक इस कार में नहीं, किसी ऑटो में बैठकर इस मीटिंग से जा रहे होते। दादाजी को और इस कंपनी को फिर से खड़ा करने में सिद्धार्थ का बहुत बड़ा हाथ है, इसलिए अब वो भी माथुर ग्रुप ऑफ कंपनी का हिस्सा है। कहते हुए रिया ने अपनी बात खत्म की। उसके बात खत्म करने के बाद अमन को सूझा नहीं कि वो क्या जवाब दे और उसने खामोशी से हाँ में सिर हिला दिया। उसके हाँ बोलने के बाद फिर रिया ने आगे बताना शुरू कर दिया था। तुम्हें क्या लगता है अमन कि रिया माथुर बेवकूफ है और सिद्धार्थ की फसलों को ऐसे ही महंगे महंगे दाम में खरीद लेती है? उसके पीछे एक कारण है और आज चलो मैं तुम्हें उसका एक नमूना दिखाती हूँ। इतना कहते हुए उसने जोर से बोलते हुए पेमा को आवाज दी, माइंड ट्री रिसर्च लैब की ओर ले चलो। अमन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है और वो ये भी नहीं समझ पा रहा था कि आखिर माइंड ट्री में ऐसा क्या हो रहा है कि जो कि उसे पता ही नहीं चला, जबकि वो रिया के साथ लगभग हरदम मौजूद रहता है। थोड़ी ही देर में रिया और अमन को लेकर पेमा माइंड ट्री रिसर्च लैब पहुंच चुका था। वहां पहुंचने के बाद रिया ने गाड़ी से उतरते हुए पेमा से कहा, पेमा जी, आप गाड़ी लेकर घर जाइए, हमें डॉक्टर वर्मा छोड़ देंगे। रिया का ऑर्डर पाने के बाद पेमा ने गाड़ी स्टार्ट की और वहां से चला गया। पेमा के जाने के बाद रिया ने डॉक्टर वर्मा को फोन किया और बाहर आने को कहा। डॉक्टर वर्मा के बाहर आने के बाद रिसर्च लैब से डॉक्टर वर्मा की कार में बैठकर शहर से बाहर की ओर वो तीनों लोग बढ़ गए।
और शहर से बाहर एक उजाड़ पड़ी बिल्डिंग के पास वो रुके। बाहर से वो बिल्डिंग देखने में ऐसी लग रही थी जैसे वहां कोई आता जाता ही ना हो, और वो एकदम उजाड़ खंड जैसी थी। और वहां जाने के बाद डॉक्टर वर्मा ने एक दीवार पर हाथ रखा और उनके हाथ को स्कैन करने के बाद एक लिफ्ट का दरवाजा वहां खुला, जिसे बाहर देखने से मालूम ही नहीं पड़ रहा था कि यहाँ लिफ्ट है। फिर तीनों लोग उस लिफ्ट में बैठे और वो उन्हें लेकर चली गई। लिफ्ट से बाहर आने पर वहां का दृश्य देखने के बाद अमन की आंखें चुधिया गई। उस बिल्डिंग का अंदरूनी डिजाइन एकदम होटल मिडनाइट से मेल खा रहा था। उस जगह को ऐसे डिजाइन किया गया था जैसे कि अगर किसी को आंख में पट्टी बांध कर लाया जाए तो वो समझ ही नहीं पाएगा कि वो आखिर कहाँ है, उस रिसर्च कंपनी में या होटल मिडनाइट में। अमन चौंकते हुए चारों तरफ देखते हुए आगे बढ़ता जा रहा था और उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब रिया ने कब सेटअप कर दिया और उसे पता भी नहीं चला। चलते चलते वो लोग एक दरवाजे के पास पहुंच गए जहां डॉक्टर वर्मा ने अपनी आंखों को स्कैन किया और फिर जेब से फोन निकालकर उस पर हर एक मिनट में बदल रहे कोड को डाला और एक बड़ा सा दरवाजा खुला, जिसे देखने के बाद अब अमन की आंखें और हैरानी से भर गई थी। उसको रिया के द्वारा सिद्धार्थ को इतना भाव दिए जाने का कारण पता चल चुका था। आखिर क्या था माइंड ट्री लैब में जिसे देखकर अमन चौंक गया था? क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए भूमिपुत्र, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।